हम लोग पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, प्री के लिए, और टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं टॉपिक ले रही हूँ भारत के इतिहास से, प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं परंपरा। प्राचीन काल से ही हमारा देश उच्च मानवीय मूल्यों एवं विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। प्राचीन भारत ने दर्शन, ध्यात्मात्मक, भाषा, विज्ञान, अनुष्ठान, व्याकरण, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, सांख्य सिद्धांत, तर्क विज्ञान एवं संगीत जैसे विभिन्न मानव कल्याणकारी क्षेत्रों में कीर्तिमान की स्थापना करके कल्याणकारी क्षेत्रों में मानव जाति की उन्नति में अत्यधिक योगदान दिया है। अब हमारा उद्देश्य उस समय था शिक्षा का, ज्ञान प्राप्त करना ही प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य था। इस उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप एवं विषय निर्धारित किए जाते थे। परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन था उस समय। मूल आधार, नैतिक मूल्य एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा ही प्राचीन भारतीय ज्ञान का मूल आधार था। अन्य उद्देश्य भी थे इसके, जिससे व्यक्ति का पूर्णतः विकास हो सके, बालक अपनी संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार कर सके एवं बालक पवित्रता तथा धार्मिकता का महत्व समझते हुए उनके विकास में योगदान दे, जीविकोपार्जन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम बने, सामाजिक कुशलता में उन्नति का कारण बन सके। भारत की संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग अलग देश न जानकर एक परिवार ही माना है। ये G20 की समिट भी रही है, उसमें समिट में हमारा थीम रही है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम वर्ड जो था ये लिया गया था महाउपनिषद से, यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। महाउपनिषद के सिद्धांत के आधार पर भारत दुनिया को एक परिवार मानता है। यही कारण है कि G20 जो कि 9-10 सितंबर 2023 नई दिल्ली में हुई थी, उसकी थीम थी क्या? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत की परंपराओं को आज विश्व में भारत की परंपराओं को आज विश्व भी अपना रहा है। हमें और हमारी भावी पीढ़ियों को भी भारत के प्राचीन मूल्यों, नैतिक मूल्यों को यथोचित महत्व देना चाहिए। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, गुण, शक्ति एवं आदर्शों को ठीक रूप से पहचानना एवं सही दिशा प्रदान करना होगा। प्राचीन भारतीयों द्वारा आविष्कृत विचारों एवं तकनीकों का आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मूलाधार को दृढ़ करने के अद्भुत भेद योगदान रहा है। ये चीजें जो है मेनली जो भारतीय ज्ञान एवं परंपरा जो टॉपिक दिया है, इसमें सिर्फ हमें इन्हें सिर्फ सुनना है या एक बार पढ़ना है, ताकि जब इससे रिलेटेड कोई ऐसा लेंथी क्वेश्चन आता है तो हम उससे ठीक से वहाँ पर आंसर कर सके। प्री में कुछ क्वेश्चंस लेंथी आते हैं जो कि ऐसे ही पढ़कर और समझकर हमें उसका आंसर देने होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्री के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हमें इसे पढ़ना होगा, एक बार इसे माइंड में उतारना होगा कि ये चीज़ें उस समय हुआ करती थी। ये टॉपिक जो है ब्रॉड टॉपिक है, सिर्फ इसे पढ़कर छोड़ना है, ताकि हमें कोई क्वेश्चन इससे बनता है तो हम बहुत अच्छे से इसे आंसर करके आ सके। तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता ज्ञान और आध्यात्म पर टिकी हुई है, ना कि भौतिकवाद पर। ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्राचीन भारतीय सभ्यता जो है ज्ञान और आध्यात्म पर ही टिकी हुई है, उसमें कोई भौतिकवाद नहीं था। ज्ञान और आध्यात्म, ये हमें याद रखना है। उपनिषद यद्यपि ज्ञान कांड है जिसमें आध्यात्मिक जीवन का प्रतिपादन किया गया है, तथापि साधारण मनुष्यों को कैसे कर्म करना चाहिए इसका भी उल्लेख उपनिषदों से प्राप्त होता है। अब तैत्तिरीय उपनिषद, ये उपनिषद का एक टाइप है, उसे तैत्तिरीय उपनिषद कहा है। उसमें नीतिबोध का रूप अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। नीतिबोध, नीतियाँ, हमें किस तरह की नीति यूज होना चाहिए, करना चाहिए, ये सभी नीतिबोध तैत्तिरीय उपनिषद में मेनली मिलेगा। तो ये उस समय का उपनिषद में कैसे कर्म इंसान को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी चीज को नीतिबोध हम कहेंगे। तो ये हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिल जाएगा।
इसी तरीके से प्राचीन वेदों एवं अन्य शास्त्रों में चिकित्सा प्रणालियों का भी उल्लेख मिलता है। अब हमें यहाँ पर हम जंप कर गए कहाँ पर, इसमें चिकित्सा, यानी कि हम लोग मेनली चिकित्सा को यहाँ पर हम देखते हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में। तो ये जो संहिताएं बनी थी, ये कब बनी थी? 1000 से 500 ईसा पूर्व। इसका हमने याद रखना है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता कब बनी थी? 1000 से 500 ईसा पूर्व बनी थी, और इसमें 700 से अधिक औषधीय और जड़ी बूटियों का साहित्य का मुख्य पारंपरिक संग्रह, मतलब यहाँ पर हमें 700 औषधि और जड़ी बूटी की पूरी साहित्य मिलता है। इसी तरीके से स्मृतियां हैं, कुछ स्मृतियां हैं, जैसे कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे मनुस्मृति। ऐसे ही नारद स्मृति है। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि मनुस्मृति कौन से शासन काल में थी, तो ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है, यानी कि यहाँ पर शुंग काल में हमने मनुस्मृति को देखा था या बनी थी। अब नारद स्मृति की बात होती है। नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है, यानी कि गुप्त काल में बनी थी। इसी तरीके से बहुविषय शिक्षा, महत्वपूर्ण विकास, जड़ से जग तक, मानव से मानवता तक की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशित है। यहाँ पर क्या हुआ है, अभी 2020 में एक और शिक्षा नीति बनी है, उसी के बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। शिक्षा को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो ये यहाँ से बन सकता है। सांस्कृतिक रूप से बेशुमार भाषाएं एवं बोलियों के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य और एवं संगीत, लोक कला का विकसित परंपराएं, मिट्टी के पात्र, मूर्तियों और कांस्य, उम्दा वास्तुकला, असाधारण व्यंजन, प्रत्येक प्रकार के शानदार टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ, यह सब जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी महान विविधता को प्रदर्शित करता है। ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में रही है, ये यहाँ पर बताया गया। अब भारतीय ज्ञान परंपरा फिर से थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अद्वितीय ज्ञान एवं प्रज्ञा का प्रतीक है। कौन? भारतीय ज्ञान परंपरा जो अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। इसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और अलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित है होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों और संस्कारों पर जोर देती है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऋग्वेद में भी हम लोग नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों का पर मेनली हम लोग केंद्रित रहते थे, और वहां पर विनम्रता थी, सत्यता थी, अनुशासन था, आत्मनिर्भरता और अन्य सभी के सम्मान के लिए हम जैसे मूल और संस्कार पर जोर देते। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर मनुष्यता को श्रेष्ठ बताया है। शिक्षा प्रणाली सीखने और शारीरिक विकास करने दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। नोट: कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का सही मार्ग दिखावे। ये उस समय की टैगलाइन हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त जो कर्म है वह सब निपुणता देते हैं। शिक्षा के इस संकल्प को भारतीय परंपरा में अंगीकृत कर तदनुरूप ही विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। घर, मंदिर, पाठशाला, आश्रम, गुरुकुलों में संस्कार, सूक्त, स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थी। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है। भारत में 5 या 6 ऐसी यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करती थी कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर शिक्षा लेते थे। इनके नाम है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी। ये सभी हमारी ज्ञानपीठ हुआ करती थी इंडिया में। विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र थे।
यहाँ कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के उद्देश्य से आते थे। उस समय भी हमारे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग इन यूनिवर्सिटीज में आते थे। भारत की ये उस समय यूनिवर्सिटी कहेंगे, जो कि थी आसपास से, जैसे कि हम लोग भूटान, नेपाल, उधर से हम लोग देखते थे कई लोग यहाँ पर आते थे, और भी अदर कंट्री से भी आते थे उस समय। तो यहाँ मेनली ये 6 हमें याद रखना है: तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी और काशी। ये सारी हमारी यूनिवर्सिटी थी। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अति समृद्ध थी, यानी कि हमारी जो ज्ञान की परंपरा उस समय चलती थी वो बहुत ज्यादा समृद्ध थी, तथा इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना था। अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उस समय जो होता था उस हमारे पूरे व्यक्तित्व को विकसित करना उसका उद्देश्य हुआ करता था। जैसे हम लोग सुनते आए हैं कि पहले आश्रमों में जाकर शिष्य जो थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे, वहां पर खुद खाना भी बनाते थे, प्रॉपर पूरा रहन सहन सीखते थे, तो उनका पूरा जो डेवलपमेंट होता था वो होता था। जब सारा विश्व अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता था, तब संपूर्ण भारत के मनुष्य उच्चतम श्रेष्ठ ज्ञान का प्रसार कर मानव को पशुता से मुक्त कर और उनके संस्कारों से युक्त कर संपूर्ण मानव बनाते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा को वैदिक एवं उपनिषद काल में भी, वह बौद्ध और जैन काल में भी रही। भारतीय ज्ञान परंपरा जो वैदिक एवं उपनिषद काल में भी थी, वह बौद्ध और जैन काल में भी रही। विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह हमारे इतिहास में मिलता है कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज थी या जो भी उस समय बनी थी, उसी के हिसाब से ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, सात्विक विचार हर दिशा से आने दो, स्वयं को किसी चीज से वंचित न करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो, तभी भला होगा। आज की जरूरत है